हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाई हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे जो हेलो अरीन्स होते हैं वो हेलो एल्केन्स से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके कुछ गिनती के रीजंस हैं, टोटल 5 इसके रीजंस हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है इसके अंदर, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं सभी केसेस के अंदर जो हेलो अरीन है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन, तो ये मेरा हेलो अरीन रहेगा। ठीक है, सब केसेस के अंदर। और हेलो एल्केन हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2X, यहाँ पर X मतलब Cl ही है। ठीक है, X जो है वो मेरा हेलोजन है, सो दिस इज हेलो एल्केन एंड दिस इज हेलो अरीन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर। तो जो सबसे पहला है हमारा है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा हेलोजन अटैच है इस बेंजीन रिंग के साथ में, तो फिलहाल मेरे पास में क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी होंगे, इसका एक बॉन्ड तो यहाँ पर बन गया है, इसके बाद में भी इसके पास में ऐसे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, ये जो हमारे हेलोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कॉन्जुगेशन में होते हैं विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो हमारे क्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं इन सबके बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तो उसकी वजह से इसके बीच में रेजोनेंस होता है। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो है इसको नाम देते हैं स्ट्रक्चर 1 है ये हमारा। ठीक है, तो अब इनके बीच में रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ से ही अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, अब हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाना है। तो यहाँ पर अब ये जो मेरा बॉन्ड है ये जो बिल्कुल इस कार्बन से अटैच्ड होगा, उसका जो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो किसमें चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, जो बॉन्ड है मेरा वो इलेक्ट्रॉन्स में बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर ये जो Cl था, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये जो मेरा बॉन्ड है ये किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ से हटके क्या देगा हमें, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, बस यही चलता रहेगा इसमें। तो मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है सेकंड और ये मेरा स्ट्रक्चर है थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और मूव करते करते वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरा नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पर आया, यानी इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार नेगेटिव चार्ज आया कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे, और अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बनाएंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर पहले से था ही, और ये डबल बॉन्ड और Cl प्लस, और 2 लोन पेयर इसके पास में होंगे। ठीक है, एक लोन पेयर दिया इसलिए प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर आ जाता है। अब फिर से ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद में ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये 4th स्ट्रक्चर था, इसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में Cl, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ पर, और इसके पास में 3 लोन पेयर फिर से आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से हमारे पास में वही स्ट्रक्चर आ गया है। तो आप देख सकते हो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2nd, 3rd और ये 4th, इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन और इस Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि जो 2nd स्ट्रक्चर है, 3rd है और 4th है,
उनके बीच में हमारे पास में CCl के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि जो हमारे हेलो अरेन्स होते हैं उनमें ये जो हमारा Cl के लोन पेयर्स हैं और जो हमारे रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं और इनमें हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से बेसिकली ये चीज पता लग रही है, इनके बीच में रेजोनेंस होगा, स्ट्रक्चर आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनता है, ये कंप्लीट बॉन्ड तो हमें कहाँ पर दिख रहा है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए वो ना ही कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहेगा ना ही वो कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा, वो क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CCl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स तो मेरे होते हैं CH3CH2X। अब X की जगह पर यहाँ पर Cl ले लो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं हेलो अरीन के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, तो यहाँ पर मैंने भी Cl लगा दिया। ठीक है, ये मेरा हेलो एल्कीन है। अब इसके अंदर देखो, ये जो कार्बन मेरा Cl के साथ में अटैच्ड है, ये C और ये Cl, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, मेरा सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों चीज। लेकिन अगर हम हेलो अरीन के अंदर देखें तो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर देख लिया है कि इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ना ही वो सिंगल बॉन्ड रहा ना ही वो डबल बॉन्ड रहा, वो क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है। तो अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में से किसको ज्यादा तोड़ना आसान रहेगा, इन दोनों में से सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है डबल बॉन्ड से, तो जो कि हमारा बन रहा है हेलो अरीन के अंदर। तो जिसको तोड़ना आसान है, जो आराम से टूट के जा सकता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस वाले से। तो ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इसके अंदर बन रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, जबकि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अभी मेरे पास में लकड़ी की डंडी है, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो सिंगल डंडी है, आराम से ऐसे करके टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही मेरे पास में सिंगल बॉन्ड ना रह के अब इसके अंदर क्या आ रही है, डबल डबल आ रही है, तो मानो अभी दो दो डंडी हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट है वैसे तो अगर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है तो मान लो कि वहां पे डबल बॉन्ड है, सिंगल से तो डबल ही है ना, वो सिंगल से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो अभी ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसको ज्यादा ताकत चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी देन हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारी जो बेंजीन रिंग है वो कुछ इस तरीके से है, ये हो गए मेरे 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये सब उसकी हो गई p ऑर्बिटल्स। अब मानो कि इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, Cl। ठीक है, इस वाले कार्बन से जो है Cl इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और ये क्लोरीन की p ऑर्बिटल्स हैं हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो सकती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनमें भी क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। बिल्कुल आमने सामने इनमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो मेरे बेंजीन में C6 होता है, तो ये 6 कार्बन एटम हो गए, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो इस केस के अंदर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है इस केस के अंदर पॉसिबल होती है विद द p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद किसके साथ में ओवरलैपिंग हो रही है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा उसके साथ में इस क्लोरीन की क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनके अंदर आ जाता है। तो ना ही वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना ही वो प्योरली डबल बॉन्ड है, वो एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रेजोनेंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए वो प्योरली डबल बॉन्ड भी नहीं रह सकता है, वो क्या बनेगा, सिर्फ पार्शियल ही रहेगा। तो जब वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है तो वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जिसको तोड़ना मुश्किल होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, जिसको तोड़ना आसान है वो फटाफट से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हेलो अरेंज का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, ये बताता है कि हमारी हेलो अरेंज जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम ध्यान देते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। जो हमारा कार्बन एटम है, तो सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो जो हमारा CX बॉन्ड है, दोनों के अंदर ही CX यानी CCl का बॉन्ड तो है, ठीक है। तो अगर मैं एक तरफ बना दूं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। हर एक कोना जो है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाले बॉन्ड के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो ये कार्बन है, ये Cl है, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होती है। और अगर हम किसी हेलो एल्केन को लेंगे, यानी कि CH3 CH2 Cl, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कार्बन और ये वाला जो Cl है, अब इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगी। ये वाला जो कार्बन है ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये कार्बन कुछ इस तरीके से है, ये कार्बन हुआ, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। इसको मैं बड़ी पिक्चर में दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये Cl है और यहाँ पर क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तरफ डबल बॉन्ड भी होगा। तो एक S का हो गया, 2 P के हो गए, तो sp2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, 2 H है इसके पास में, और यहाँ पर CH3 हो गया ऐसे, ठीक है। इसके साथ में क्या है, Cl है, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके 4 सिग्मा है, तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। So there is difference in hybridization of the carbon atom in CX bond। तो अगर हम हेलो एलीन्स के अंदर देखते हैं तो कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है और हेलो एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसी डिफरेंस की वजह से ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज देयर इज मोर s करेक्टर। तो sp2 के अंदर s करेक्टर ज्यादा होता है देन sp3। तो इसका मतलब इसके अंदर, इस कार्बन एटम के अंदर क्या होगा, s करेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का साइन लगा रही हूँ, मोर s करेक्टर है, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये मेरा कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड के मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड पेयर, जो मेरा बॉन्ड होता है ना, इसके में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको टाइटली होल्ड करके रखेगा। जब मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो ज्यादा ताकत से उनको होल्ड करके रख पाऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कार्बन एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाएगा। तो जब टाइटली होल्ड करके रखेगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड मेरा उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ये लूजली उनको जाने देगा तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा। जितना बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो उतना उसको तोड़ना आसान है, जितना बॉन्ड छोटा हो जाएगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s करेक्टर ज्यादा होगा। s करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से जो मेरे बॉन्ड के पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, उनको ये टाइटली होल्ड कर पाएगा। टाइटली होल्ड करने की वजह से जो मेरा बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा, तो शॉर्टर बॉन्ड की वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है देन हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो जो हमारा एक्सरे एनालिसिस होता है उससे भी हमने कंफर्म किया है कि जो हमारा हेलो एलीन्स के अंदर जो CCl बॉन्ड है, यानी कि जो C और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, तो यानी ये होगा 169 पिकोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। और जो हेलो एल्केन्स होगा उसका होगा 177 पिकोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है हमारा इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। तो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं SN1 पाथवे पे। तो यानी कि हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हमारा कार्बोकटाइन बन जाए तो अगर ये क्लोरोबेंजीन है मेरे पास में, ये यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर मेरे पास में बन सकता है कार्बोकटाइन। तो आप सोचोगे कार्बोकटाइन तो स्टेबिलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं फिनाइल रिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मेरा कार्बोकटाइन है ये फिनाइल कार्बोकटाइन नहीं बनता है। फिनाइल कार्बोकटाइन इज नॉट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये मेरा फिनाइल जो कटाइन है ये नहीं बनता है बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल ऑफ द फिनाइल रिंग, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया था यहाँ पर, तो वहां पर क्या हो रहा था, हमारा ओवरलैप पॉसिबल हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही थी, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसकी वजह से यहाँ पर कोई रेजोनेंस
नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी हमारा फिनाइल कटायन नहीं बनता है, तो हम इस पाथवे से यानी कि SN1 से SN1 मैकेनिज्म भी इसके अंदर नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर फोर्थ पॉइंट। तो अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। तो एक तरफ मेरे पास में है हेलोअरीन, ठीक है, अब यहाँ से ये Cl है, यहाँ पर ये कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और एक मेरे पास में सिंपल यहाँ पर कोई भी मेरे पास में हेलो एल्केन है, और ये CCl है, ठीक है। इसका ऑक्टेट देख लेते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ पर भी H लगा देते हैं। फोकस हमारा S पे है, CCl पे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच की सिर्फ पोलैरिटी देखनी है हमको। तो यहाँ पर हेलोअरीन के अंदर जो मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलो एल्केन के अंदर मेरा जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके अंदर S कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब मेरा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन इन हेलो एल्केन, तो ये अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cl की तरफ कम जाने देगा देन दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो क्योंकि ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ क्योंकि S कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कम Cl की तरफ जाने देगा। तो यानी कि जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादातर अपने पास ही रखना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ रखना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स Cl हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये जो है इस बॉन्ड को कम पोलर होने देगा, हम ये कह सकते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादातर अपने पास में रखना चाहेगा, जबकि ये वाला जो मेरा कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इससे तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यानी कि अब जो इसमें Cl है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा इस कार्बन एटम से, ठीक है, देन दिस Cl। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादातर अपने पास ही रखेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसके पास भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरा बॉन्ड इसलिए पोलर हो जाएगा देन दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, पोलैरिटी ज्यादा है, यहाँ पर पोलैरिटी इतनी नहीं है। तो हेलोअरीन्स के अंदर बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है CX बॉन्ड की वो कम है देन इन हेलो एल्केन्स। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है इन दोनों के बीच में हम ऐसे देखते हैं ना, तो हमारा बॉन्ड इस तरफ पोलर है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा कार्बन है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा डाइपोल मूवमेंट है किसका, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, दैट इज अराउंड 1.73 डिवाइड, और वहीं पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा क्लोरो इथेन का, दैट विल बी 2.05 डिवाइड। ये यूनिट है इसकी डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट क्लोरोइथेन का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा है। तो लेसर द पोलैरिटी लेसर द रिएक्टिविटी, तो यहाँ पर कम पोलैरिटी है इसीलिए कम ही रिएक्टिविटी है। तो जब ये रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो यही वाला मेरा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोलर ज्यादा है इसलिए रिएक्टिव ज्यादा है। यहाँ पर कम पोलैरिटी है तो ये कम रिएक्टिव है। तो हमने कैसे देखा है, हमने देखा इसकी हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, सेम वही चीज। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी है इनकी, और फिर हमने पता लगाया कि जो बॉन्ड है हमारा कम पोलर है। और आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारी ये वैल्यूज होती हैं क्लोरोबेंजीन की इतनी होती है और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट पोलैरिटी के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। अब हमारे पास में फिफ्थ पॉइंट जो कि हमारा रिपल्शन। तो एक तो मेरे पास में क्या है, हेलोअरीन है, ठीक है, एक मेरे पास में हेलोअरीन है और उसमें हम क्या करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो मेरे पास में हेलोअरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पॉसिबल ही है कि भाई यहाँ पर रिपल्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो मेरा न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना चाहेगा, क्या वो अप्रोच करेगा इसकी तरफ? नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। भाई तेरे पास में भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे क्यों जाएगा इसके पास में? इसके पास में तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे।
जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वही जाएगा ना इसकी तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था दैट वाज रिपल्शन बिटवीन अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच अरेन्स। तो ये थे हमारे टोटल 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट था हमारा रेजोनेंस इफेक्ट का, दूसरा पॉइंट था हमारा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CH बॉन्ड, तीसरा पॉइंट था हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, चौथा पॉइंट था हमारा पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड, और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था दैट वाज रिपल्शन बिटवीन अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज एंड द इलेक्ट्रॉन रिच अरेन्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।